very good day to all of you. I'm Dr. Mehul Singhal and I teach economics at Chaudhary Ishwar Singh Kanya Mahavidyalaya, Pune. Today we all are here to study about quantity theory of money, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक कॉन्सेप्ट आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। वो है मुद्रा का मूल्य, वैल्यू ऑफ मनी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ मनी? जैसे किसी भी वस्तु का कुछ मूल्य होता है, वैसे ही मुद्रा का भी मूल्य होता है। हम एक पेन खरीदे 10 रुपए का, वो उसका मूल्य है। एक मोबाइल खरीदते हैं 20,000 रुपए का, वो उसका मूल्य है। ठीक उसी तरीके से मुद्रा जितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीद पाती है, वो उसका मूल्य है। पर कैसे निकालेंगे? मुद्रा से पेन खरीदूं तो मान लेते हैं मेरे पास 500 रुपए हैं, तो मैं उससे 10 रुपए के 50 पेन खरीद लेती हूँ, ये उसका मूल्य है। अगर मेरे पास 500 रुपए हैं और मैं 250 रुपए की एक बुक है, तो मैं 2 बुक्स खरीद लेती हूँ, ये मुद्रा का मूल्य किताबों में है। और ऐसी तो असंख्य वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं। मैं क्या हर वस्तु में मुद्रा का मूल्य निकालूंगी? नहीं। इसका एक आसान तरीका, हम लोग जो रोजमर्रा में वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं, सेवाएं इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कुछ प्रतिनिधित्व करती हुई वस्तुएं सेवाएं ले लेते हैं और उनकी औसत कीमत निकाल लेते हैं। इसको हम कहते हैं सामान्य कीमत स्तर। We take out some goods and services which represent all the goods and services we use in routine, and we find out the average price of all these goods and services. This average price is known as general price level. अब इस तरीके से हमारे पास एक इकाई आ गई, एक कीमत, और इसी से हम मुद्रा का मूल्य निकाल लेते हैं। ये कीमत जितनी ज्यादा होगी, हमारी मुद्रा का मूल्य उतना कम होगा, क्योंकि कीमत ज्यादा होने से मेरे पास जितने रुपए हैं, मैं उससे कम सामान खरीद पाऊं। और अगर कीमत कम हो गई तो मैं उतने ही रुपए से ज्यादा सामान खरीद पाऊंगी। Therefore, there is inverse and proportional relationship between value of money and the general price level, or simply price level. Now, regarding this value of money, there are some theories. Two of the most popular theories are quantity theory of money and Keynesian theory of money and prices. As far as this quantity theory of money is concerned, it has two versions. One was given by Fisher, known as transaction approach, and popularly known as Fisher equation, and the name of the propounder. And then there is another equation, cash balance equation, or popularly known as Cambridge equation. तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिशर इक्वेशन, ट्रांजैक्शन अप्रोच। लेकिन हाँ, ये जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है ना, इसको आप 2 लाइनों में बता सकते हैं। It's a very simple theory. What this theory states is that there is direct and proportional relationship between the quantity of money and the price level. मुद्रा की पूर्ति और कीमतों में प्रत्यक्ष और अनुपातिक संबंध है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ाएंगे, कीमतें बढ़ जाएंगी। मुद्रा की पूर्ति कम करेंगे, कीमतें कम हो जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आप मुद्रा की पूर्ति 10% बढ़ाएंगे तो कीमतें भी 10% बढ़ेंगी, एंड वाइस वर्सा। चलिए इसको मैं इक्वेशन से समझाती हूँ। देखिए, मान लेते हैं कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, इसकी वजह से कीमतें बढ़ जाएंगी एज पर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। और अगर मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है तो कीमतें कम हो जाती हैं। अभी कुछ देर पहले आपने देखा वैल्यू ऑफ मनी इज इनवर्स ऑफ प्राइस। इसका मतलब अगर कीमत बढ़ी है तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगा, और अगर कीमत कम हुई है तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगा। आइए अब इनको इकट्ठा देखते हैं। मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने से कीमतें बढ़ गई और मुद्रा का मूल्य कम हो गया। मनी सप्लाई बढ़ने से कीमतें, विद इंक्रीज इन मनी सप्लाई प्राइसेस इंक्रीज
because of increase in price, we are able to purchase lesser quantity of goods and services, and hence the value of money decreases, and vice versa. तो अब हम शुरू करते हैं फिशर इक्वेशन. But before we start with Fisher equation, I must go through the assumptions of this equation. सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि Fisher equation is a part and parcel of classical theory. परंपरागत सोच का हिस्सा है और परंपरागत सोच की ही जो कुछ मान्यताएं हैं वो इन्होंने भी स्वीकारी हुई हैं, such as full employment, long period. ये मानकर चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल है, कि अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल है. हम अल्पकाल की बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ दीर्घकाल की. और उसमें भी ये मान लेते हैं कि पूर्ण रोजगार है. इसकी बहुत जबरदस्त इम्प्लीकेशंस होने वाली हैं, आगे देखेंगे आप. पूर्ण रोजगार का मतलब जानते हैं कि बस अब किसी और को काम नहीं दे सकते, तो जितना उत्पादन हो रहा है उतना ही होगा, आप उत्पादन को आगे बढ़ा नहीं सकते. बिकॉज ऑफ दिस assumption of full employment, we are also assuming that total production in the economy remains constant, वो बढ़ेगी नहीं. And then we assume that V, V dash and T are constant. Well, what are V, V dash and T? जल्दी ही देखेंगे, साथ साथ बताऊंगी आपको. फिर हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने हैं, M और M डैश. ये बोला कि इनमें अनुपातिक संबंध है, सीधा संबंध है. I come on that once again. हाँ, एक चीज और मानी इन्होंने कि मुद्रा का सिर्फ एक काम है, कि आप समझिए, और वो है कि ये विनिमय का माध्यम है. Money is just a facilitator for exchanging goods and services. It just is a medium of exchange. It does not have any other function. मुद्रा का और कोई काम नहीं है, ये सिर्फ विनिमय में मदद करती है मुद्रा का. लेकिन आप जानते हैं और भी काम है कि ये इसमें हम मूल्य का संचय करके रख सकते हैं. लेकिन क्लासिकल थ्योरी ने और फिशर इक्वेशन ने इस चीज को नहीं माना. अब इन assumptions को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि कैसे फिशर ने प्रूव किया कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से कीमतें बढ़ती हैं, कि इनके बीच में सीधा और अनुपातिक संबंध है. इसके लिए फिशर ने एक इक्वेशन का इस्तेमाल किया और इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं फिशर इक्वेशन. इक्वेशन बहुत सिंपल है. इट सेज PT is equal to MB plus M dash V dash. इनमें से कुछ चीजें मैंने अभी कुछ देर पहले इस्तेमाल की थी assumptions. मैंने सेकेंड assumption ये ली थी कि V, V dash और T ये कांस्टेंट है. इसके अलावा मैंने एक assumption ली थी कि M और M dash इनमें दोनों में अनुपातिक और सीधा संबंध है. Right? Now let me explain these concepts to you. What is M? M है मुद्रा जो प्रचलन में है, money in circulation. Meaning thereby जितने नोट और सिक्के छपे हुए हैं और जो इस्तेमाल हो रहे हैं. Okay? What is M dash? M dash is bank money, also known as credit money. वो मुद्रा जो बैंकों में है मांग जमा के तौर पर, उसको बोलते हैं हम M dash. Then what is V? V है चलन गति. V is velocity of money. Number of times a unit of money changes hand within a specific period of time. एक मुद्रा की इकाई एक निश्चित समय में कितनी बार हाथ बदलती है वो उसकी चलन गति है. अब कितनी बार हाथ बदलेगी देखिए, चलिए इस पर थोड़ी देर में दोबारा आएंगे. ये निश्चित समय अवधि जो लेनी है वो कैसे लेंगे?
निश्चित समय अवधि है, आमतौर पर एक लेखा वर्ष. Normally we take this time period to be an accounting year. So how many times a unit of money changes hand within an accounting year? एक एग्जाम्पल से समझाते हैं. मान लेते हैं मुझे 10,000 रुपए की कमाई हुई, मैंने वो सारे खर्च कर दिए ओवर सम टाइम पीरियड. और आपको याद है मैंने भी assumption ली थी कि मनी का सिर्फ एक ही काम है कि वो विनिमय का माध्यम है. इसका मतलब जब भी मेरे पास रुपए आते हैं मैं सारे खर्च कर लेती हूँ, क्योंकि मैं उसको जमा करके नहीं रख सकती, क्योंकि उसमें वैल्यू ऑफ मनी को हम सेव नहीं कर सकते. राइट? तो हम सारे रुपए खर्च कर देते हैं. मैंने सारे रुपए 10,000 खर्च कर दिए. अब 10,000 रुपए खर्च कर दिए तो उससे क्या हुआ? आसानी के लिए मान लेती हूँ मैंने सारा सामान एक्स व्यक्ति से खरीदा, उसकी कमाई हो गई 10,000. उसने कुछ समय बाद खर्च किया, वाई से 10,000 रुपए की कमाई हो गई. अब वाई ने सारा खर्च करके जेड से सामान खरीदा, जेड की कमाई हो गई. तो एक साल के अंदर इन 10,000 रुपयों ने 4 लोगों के पास जाकर 4 लोगों की तनख्वाह बढ़ाई. तो हमारी तनख्वाह अब सिर्फ 10,000 नहीं है, देश की तनख्वाह 40,000 हो गई. उन्हीं 10,000 रुपए से 4 लोगों की आय बढ़ी. दिस इज वेलोसिटी ऑफ मनी. तो जिस तरीके से मुद्रा की चलन गति है, ठीक उसी तरीके से बैंक मुद्रा की भी चलन गति है बी डैश. और एम वी और एम डैश वी डैश को जोड़कर हमारे पास आते हैं कुल मुद्रा की पूर्ति, टोटल मनी सप्लाई. So MV plus M dash V dash is money supply. And what is PT? Demand for money. P है prices, general price level, the price level, वस्तुएं और सेवाएं जो हम खरीद रहे हैं उनकी कीमत. और T है व्यापारिक सौदे, जितना देश में उत्पादन हुआ सारा बिकने को आ गया. और उत्पादन कितना हुआ वो स्थिर है. क्यों? क्योंकि पूर्ण रोजगार है. Therefore T remains constant. V क्या है? V एक नंबर है, संख्या, कितनी बार हाथ बदला. V डैश भी एक नंबर है. और M और M डैश रुपयों में मापते हैं. P प्राइस, वो भी रुपयों में मापते हैं. So price is calculated as MP plus M dash V dash divided by T. इसी चीज को हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं. इनफैक्ट दो न्यूमेरिकल. देखिए मान लेते हैं कि मुद्रा की पूर्ति है 100 रुपए की और उसकी चलन गति 8 की. बैंक मुद्रा ये 200 रुपए की है और इसकी चलन गति 4 है. कुल व्यापारिक सौदे 400 इकाइयों के हैं. 400 इकाइयां हैं जो बिकने को आई हैं. सॉरी व्हाट दिस मीन्स इज कि 400 इकाइयां हैं जो बाजार में बिकने को आई हैं. ये कांस्टेंट है, बी डैश कांस्टेंट है और बी कांस्टेंट है. ये तीनों कांस्टेंट है, बी डैश और पी. अभी कुछ देर पहले assumptions में किया था. और M और M डैश के बीच में अनुपातिक संबंध है. देखिए अगर मुद्रा 100 है तो M डैश बैंक मुद्रा 200 है, उसकी दुगनी. दूसरा केस इनफैक्ट मैंने पहले न्यूमेरिकल से ही जोड़ कर लिया है. B वही कांस्टेंट है 8, B डैश कांस्टेंट है 4 और T कांस्टेंट है 400. ऐसे में अगर मुद्रा की पूर्ति हम बढ़ा देते हैं, 100 से 200 कर देते हैं, राइट? आपने देखा M डैश भी उसी अनुपात में बढ़ गया, 200 से 400 हो गया, बिकॉज M डैश इज डबल ऑफ M हमारे न्यूमेरिकल में. तो यहाँ पर 200 का डबल 400 हो गया. अब ये केस है और आपको दोनों केसेस में प्राइस की वैल्यू निकालनी है. If I were you, बच्चे, I will stop this video here, pause this video here, and will calculate the value of price on my own. आप अपने आप प्राइस की वैल्यू निकालिए, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है और उसको एनालाइज करने की कोशिश करिए. चलिए पॉज बटन बंद करिए and let us proceed further. फिर अभी आपने कुछ देर पहले देखा that price is equal to MB plus M dash V dash divided by T, right? सेम इक्वेशन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ. अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी. M की 100 है, M is 100, right? V is 8, 100 into 8 plus 200 into 4 M dash V dash divided by T. Total transaction is 400. What I get is 800 plus 800 divided by 400, 4 रुपये. यानी कीमत आ गई 4 रुपए. किसकी कीमत? एक इकाई की.
एक इकाई जो मैं खरीद रही हूँ उसकी कीमत है 4 रुपए, राइट। नाउ इसको इसको इस तरीके से समझिए, एम है मुद्रा रुपए में, ये रुपए में, ये संख्या है, और नीचे है इकाइयां, तो 4 रुपए प्रति इकाई। अब जब मुद्रा की पूर्ति डबल हो गई, 200 हो गई, उस केस में क्या सीन है? 200 गुणा में 8, वेलोसिटी तो सेम है। अब ये हमारे एम डैश है, ये भी डबल हो गई, वेलोसिटी वी डैश इसकी सेम है। 1600 1600 3200 बटा 400। अब कीमत आ गई 8, 8 बटा 1, एक इकाई की कीमत है 8 रुपए। आपने नोटिस किया कि मुद्रा की पूर्ति दुगनी हुई, मुद्रा की पूर्ति 100 से 200 हुई, तो कीमतें भी दुगनी हो गई, 4 से 8। यानी ना सिर्फ मुद्रा की पूर्ति और कीमत का प्रत्यक्ष संबंध है, बल्कि अनुपातिक संबंध है। Not only are they directly related to each other, but they are proportionally related to each other. Now let us try to understand this with the help of a diagram. हमने यहाँ एक तरफ ऊपर वाले डायग्राम में हमने क्वांटिटी ऑफ मनी के साथ कीमत का संबंध दिखाया है, राइट। ये tried to establish the relationship between price level and quantity of money। और दूसरे वाले डायग्राम में हमने मुद्रा की मात्रा का असर मुद्रा के मूल्य पर क्या पड़ता है ये दिखाया। आप नोटिस करेंगे कि पहले जब मुद्रा की मात्रा Q1 है तो उस समय कीमतें P1 है। जैसे ही मुद्रा की पूर्ति बढ़ी, आपने देखा कीमतें भी बढ़ गई, Q2 हुई तो कीमतें भी P2 हो गई। और देखिए मुद्रा की पूर्ति और बढ़ी, मात्रा और बढ़ी, और इसके साथ ही कीमतें भी और बढ़ गई। तो दे आर डायरेक्टली एंड प्रोपोर्शनली रिलेटेड टू ईच अदर। एक के बढ़ने के साथ दूसरा बढ़ रहा है और उसी अनुपात में बढ़ रहा है। लेकिन जहां तक मुद्रा के मूल्य का सवाल है, आप देख सकते हैं कि जब मुद्रा की मात्रा Q1 है तो मुद्रा का मूल्य सबसे ज्यादा है ना अजीब बात। मुद्रा कम है और उसका मूल्य ज्यादा है, और जब मुद्रा ज्यादा आ जाएगी तो मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा। क्यों? देखिए, अब देखिए हमारी मुद्रा की पूर्ति बढ़कर मुद्रा की जो मात्रा है वो बढ़कर Q2 हो गई है। The quantity of money has increased from Q1 to Q2 and the value of money falls from V1 to V2. Why? इसलिए क्योंकि मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से कीमतें बढ़ी और हम बढ़ी हुई कीमतों से पहले से कम सामान खरीद पा रहे हैं। With increase in money supply, prices increased, and with increase in prices, we were able to purchase lesser goods and services. Similarly, जब मुद्रा की पूर्ति और बढ़ गई, Q3 हो गई, तो आपने देखा मुद्रा का मूल्य और गिर गया, उसी अनुपात में गिर गया। देखिए इसको एक और तरीके से समझिए। देश में उत्पादन तो उतना ही है ना, क्योंकि पूर्ण रोजगार है वो तो बढ़ नहीं रहा। आपके पास ज्यादा पैसे होंगे तो आप उन ज्यादा पैसों को सबको खर्च कर रहे हैं, बचा नहीं रहे कुछ, सारे खर्च कर रहे हैं। तो आप ज्यादा पैसे से ज्यादा वस्तुएं नहीं खरीद रहे, इतनी पहले जितनी वस्तुएं खरीद रहे हैं वो वस्तुएं महंगी हो गई, उनका रेट बढ़ गया। आप पहले जितनी वस्तुएं खरीद रहे हैं लेकिन उससे ज्यादा रुपए से, इसका मतलब आपके रुपए का मूल्य कम हो गया। तो वापस मेन कॉन्सेप्ट को एक बार सरसरे तौर पर देखते हैं। व्हाट इज एम? एम इज मनी सप्लाई, लेकिन कैसा है? देखिए एक चीज और समझिए, एम क्या है? जो नोट और सिक्के छपे हुए हैं, और एम डैश है जो बैंक मुद्रा है। ये एक समय बिंदु पर देखते हैं आप, एक निश्चित समय बिंदु पर, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड द करेंसी in circulation and the credit money or the bank money, it is a stock concept. ये जो concept है इसको हम बोलते हैं stock. We measure this at a point of time. अब v velocity of money, आपने पढ़ा कि कितनी बार हाथ बदलती है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? Can we measure this? Well, yes, we have a formula for this. चलन गति को निकालने का आसान सा तरीका है कि राष्ट्रीय आय कितनी है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए है, नोट कितने छपे हुए हैं? 25,000। अब जब नोट 25,000 छपे हैं तो तनख्वाह 1 लाख कैसे होगी देश की? ऐसे कि उसकी चलन गति 4 है।
1 लाख रुपए की आय है और 25,000 रुपए के नोट छपे हैं, तो 1 लाख बटा 25,000 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब चलन गति कितनी है? 4। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी काउंट करते हैं। बट अगेन प्लीज ध्यान दीजिए, वेलोसिटी क्या है? इट इज नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड विद इन अ टाइम पीरियड। एक निश्चित समय अवधि में कितनी बार हाथ बदलती है। दिस कॉन्सेप्ट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ये एक प्रवाह है, ये स्टॉक नहीं है। एम और एम डैश ये स्टॉक है और वी फ्लो है। Please do remember this. I'm going to use this after a couple of minutes. और ये जो T और P, PT, PT था मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग हम क्यों करते हैं? खर्च करने के लिए। सिर्फ जो कीमत है और जितना सामान बिकने को आया है हम उतने रुपए की मांग करेंगे। So PT gives us demand for money. ये है आपकी फिशर इक्वेशन पूरी। लेकिन बच्चे मेरा ये मानना है कि इस कुछ थ्योरीज ऐसी होती हैं जिनको जितना आप थ्योरी से समझते हैं उतना ही आप उसकी आलोचना से समझते हैं। फिशर इक्वेशन की आलोचना आपको उस थ्योरी को समझने में और मदद करेगी। So let's go through the criticism of Fisher's equation. एक चीज और, कभी भी आपको किसी सिद्धांत की आलोचना करनी हो ना, तो सबसे पहले आप उसकी assumptions पर जाएं। Assumptions क्या है? What is meant by assumptions? इसका मतलब है कि हमने मान लिया लेकिन सच वो नहीं। तो जब भी हम assumptions लेते हैं, whenever we make assumptions, we move far from reality. जब भी हम कुछ चीजें मान लेते हैं तो हम इसका मतलब असलियत से दूर हो जाते हैं। तो आलोचना के शुरुआत के पॉइंट्स आपको हमेशा assumptions से रिलेटेड। Let's start. तो सबसे पहली आलोचना इसकी ये है कि इसकी मान्यताएं ही अवास्तविक हैं। It has made some unrealistic assumptions, such as ये मान लिया कि V dash T कांस्टेंट रहेंगे। Really? क्या ये सच में स्थिर रह रहे हैं? इन्होंने मान लिया कि पूर्ण रोजगार है। क्या सच में पूर्ण रोजगार होता है? नहीं। आप जानते हैं अक्सर देशों में बेरोजगारी पाई जाती है। कुछ देश हुए हैं जहाँ अति रोजगार होगा लेकिन वो रेयर होता है और पूर्ण रोजगार बहुत रेयर होता है। इनफैक्ट केन्सियन मैक्रो थ्योरी, आज की डेट में मैक्रो थ्योरी मींस केन्सियन थ्योरी, राइट? और केन्स मानकर चले हैं कि पूर्ण रोजगार नहीं होता। इनफैक्ट आई हैव मिस्ड वन पॉइंट, लॉन्ग टर्म वो भी debatable. How can we discuss only long term? We need to discuss about short term as well, right? अब देखिए, क्योंकि उन्होंने पूर्ण रोजगार मान लिया, इसीलिए इन्होंने मान लिया कि उत्पादन स्थिर रहे, क्योंकि पूर्ण रोजगार, so T remains constant, and they have also assumed that V and V dash remain constant. फिर इन्होंने एक चीज और मानी कि मुद्रा का सिर्फ एक ही काम है कि वो विनिमय का साधन है। मैं इस पर थोड़ी देर में पहले इसी को करती कि कुछ चर, जितने भी चर हैं, m dash v dash t, सब मान लिया इन्होंने कि ये दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कोई एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता। हाँ, m और m dash में जरूर इन्होंने कहा कि दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दे आर डायरेक्ट रिलेशनशिप, लेकिन m और m dash का v dash और t पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या ये संभव है? No. Normally, each and every variable affects the remaining variables. अब ये वाली जो मान्यता है कि मुद्रा का सिर्फ एक ही काम है, नॉट पॉसिबल है ना। आज की डेट में मुद्रा एक इतना एडवांस्ड
कॉन्सेप्ट है, एक यूनिट है कि हम उसकी वजह से हमारी इकोनॉमीज में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आए हैं। और मुद्रा का सिर्फ एक काम नहीं है, मुद्रा का एक और बहुत बड़ा काम है कि इसमें हम मूल्य का संचय करके रख सकते हैं। इट हैज अनदर मेजर फंक्शन दैट इट कैन बी यूज्ड एज वी कैन स्टोर वैल्यू इन मनी। और क्योंकि इन्होंने ये अजीब सी assumption ले ली है कि सिर्फ इसका एक काम है, इसी की वजह से इनकी कुछ और चीजें हैं जो इनकी इक्वेशन में और कमियां आ जाती। जैसे सबसे पहली बात, इन्होंने सिर्फ मुद्रा की पूर्ति पर ध्यान दिया, इन्होंने मुद्रा की मांग पर ध्यान ही नहीं दिया। मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने से कीमतें बढ़ेंगी, मुद्रा की पूर्ति कम होने से कीमतें कम होंगी, मुद्रा की मांग का कोई असर नहीं पड़ेगा क्या? पड़ेगा ना। तो फिर इन्होंने इग्नोर क्यों किया? क्योंकि इन्होंने मान लिया कि मुद्रा का एक ही काम है कि वो विनिमय का माध्यम है। And because we cannot store value in money, therefore we will spend all our income. हम लोग सारा रुपए खर्च कर देंगे, राइट? तो मुद्रा की मांग तो हमेशा कितनी होगी? जितनी मुद्रा है उतनी मांग होगी। That's not true. हम लोग एक हिस्सा बचा लेते हैं, और बचा लेते हैं तो उसका बहुत जबरदस्त असर पड़ता है, उसका मुद्रा की मांग पर भी असर पड़ता है, उसका वस्तुओं और सेवाओं की मांग पर भी असर पड़ता है। तो इस एग्जाम्पशन की वजह से एक और जो कमी आ गई कि इन्होंने सिर्फ मुद्रा की पूर्ति की तरफ ध्यान दिया, मांग पर ध्यान नहीं दिया। They didn't pay any attention on demand for money. This is one-sided theory. And then, as per this theory, changes in price are the result of changes in money supply. The money supply is the cause, and change in price is the result. Really? क्या कीमतों में परिवर्तन आने से मुद्रा की पूर्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने से कीमतें बढ़ती हैं, वेरी ट्रू। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि कीमतों के बढ़ने से भी मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। कैसे? देखिए, जब कीमतें बढ़ेंगी सभी वस्तुओं सेवाओं की, तो उससे जितने भी उत्पादक हैं उनके लाभ बढ़ेंगे। With increase in prices, profits of all the producers will increase. जब उनके लाभ बढ़ेंगे तो वो उत्पादन बढ़ाएंगे, they will increase production. और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर मुद्रा की पूर्ति भी बढ़ जाएगी। कैसे? आप कहेंगे नोट और सिक्के तो उतने ही छपे हैं। हाँ, वेलोसिटी बदल जाएगी, वेलोसिटी विल इंक्रीज, एंड दैट वे मनी सप्लाई विल इंक्रीज। उसी तरह से इसकी एक और आलोचना की जाती है कि फिशर इक्वेशन इट्स अ सिंपल ट्रूइज्म, इट इज टॉटोलॉजिकल, कुछ नया नहीं बता रही है। मतलब ये चीज तो हर आदमी जानता है कि जितना सामान बिकने को आया और जितना खरीदा गया वो बराबर है। Everybody knows that what buyers spend on purchasing goods and services is equal to what sellers earn by selling their goods and services. हम सभी जानते हैं कि जो खरीदार है, उपभोक्ता है, वो जितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीद रहा है, जितने रुपए की, उतनी रुपए की कमाई हो रही है बेचने वालों की। तो सभी लोग जानते हैं, इसमें क्या खास बात है? ये आलोचना है। अब आप बताइए मुझे, अगली आलोचना आप बताएंगे है या नहीं? क्या आप चलन गति को माप सकते हैं? मैंने अभी आपको फॉर्मूला भी दिया था कि राष्ट्रीय आय को डिवाइड कर दीजिए कितने नोट छपे हुए हैं। मैंने कहा मान लेते हैं राष्ट्रीय आय 1 लाख रुपए है और नोट छपे हुए हैं 25,000 के, तो चलन गति हो गई 4। लेकिन बच्चे, हम लोग सारे रुपए जो कमाते हैं वो खर्च नहीं करते, हम बचा कर रख लेते हैं। मान लेते हैं 25,000 के नोट छपे हुए हैं, लेकिन 5,000 के नोट जो हैं वो लोगों ने अपने ट्रंकों में, संदूकों में दबा कर रखे हैं। People have hoarded money worth
5,000 and only 20,000 rupee are in circulation. This means that velocity of money is now 5 and not 4. 1,00,000 बटा में 20,000 5, चलन गति 5 हो गई। उसी तरीके से हर देश में काला धन होता है, कहीं कम कहीं ज्यादा। तो हमारे देश में जितना काला धन होगा वो भी तो खर्च किया जाता है, वो भी तो चलन गति को प्रभावित करेगा। But we do not know how to calculate that because we do not know how much black money is there in the economy. फिर ये इक्वेशन जो है सिर्फ मॉनेटरी फैक्टर्स को ले रही है, मुद्रा का असर क्या पड़ेगा कीमत पर। पर कीमतों को क्या सिर्फ मुद्रा की पूर्ति बढ़ाती है? नहीं, देश के राजनीतिक हालात, पॉलिटिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, fiscal policies of the government, there are so many things that affect the prices. कीमत को सिर्फ मुद्रा की पूर्ति नहीं बदलती और बहुत सी चीजें बदलती हैं। फिर अर्थव्यवस्थाओं में जो उतार चढ़ाव आते हैं, तेजी मंदी, उसमें क्या ये इक्वेशन काम करती है? नो, क्यों नहीं? देखिए ना, मंदी में क्या होता है, हर चीज गिर रही है, कीमतें भी गिर रही हैं। मंदी के दौरान अगर आप मुद्रा की पूर्ति बढ़ाएंगे तो भी कीमतें नहीं बढ़ती, वो कम ही होती जाती है। What this means is Fisher's equation fails during depression. और बूम में भी, during boom, even if you don't change the supply of money, अगर आप मुद्रा की पूर्ति नहीं बदलते तो भी कीमतें बढ़ती जाती हैं, नहीं बढ़नी चाहिए ना। If money supply is constant, then prices must remain constant. But no, with increase in despite the fact that there is no increase in money supply, prices go on increasing during boom. Therefore, this is one more criticism. Now, some economists say that this theory is inconsistent. Why? But I just told you that M is a stock and B is a flow. Economists ask that technically, isn't it wrong to multiply a stock concept with a flow concept? कि हम लोग M और B को गुणा कर देते हैं, जबकि M स्टॉक है और B प्रवाह है। तो क्या तकनीकी रूप से एक स्टॉक को प्रवाह से गुणा करना सही है? ये एक आलोचना है। इसके बाद एक और पॉइंट है कि मुद्रा की पूर्ति कीमतों को प्रभावित करती है। इवन इफ दिस इज ट्रू, ये सही है तो भी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। हाउ कम? देखिए, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो उसकी वजह से लोगों के पास ज्यादा रुपया आ जाता है। जब उनके पास ज्यादा पैसा आ जाएगा तो वो उसको खर्च करेंगे, किस पर? वस्तुओं सेवाओं पर, हाँ, और बॉन्ड्स पर। यस, तो बॉन्ड्स की कीमतें बढ़ेंगी। जब भी बॉन्ड्स की कीमत बढ़ती है तो ब्याज की दर कम हो जाती है। आई होप यू नो दिस, बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। बॉन्ड्स की प्राइस में, कीमत में और ब्याज की दर में विपरीत संबंध होता है। तो बॉन्ड्स की कीमत बढ़ेगी तो ब्याज की दर कम हो जाएगी। अब देखिए, अगर ब्याज की दर, मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने से ब्याज की दर कम हो गई, ब्याज की दर अगर कम होगी तो फिर लोग निवेश ज्यादा करेंगे। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। अब अगर निवेश ज्यादा होगा तो देश में आय, रोजगार, उत्पादन सब कुछ बढ़ जाएगा। निवेश करेंगे तो मजदूरों की मांग बढ़ेगी, मशीनों की मांग बढ़ेगी, पूंजी की मांग बढ़ेगी, जमीन की मांग बढ़ेगी। तो सभी उत्पादन के साधनों की मांग बढ़ने से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। मैंने यहाँ पर बढ़ने का सिंबल नहीं बनाया, चेंज लिखा है, चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चांसेस है कि बढ़ जाएगी, लेकिन अगर बढ़ते प्रतिफल और घटती लागत का नियम लागू हो रहा है तो हो सकता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम भी हो जाए। तो अगर निवेश बढ़ने से आय, रोजगार, उत्पादन बढ़ा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, तो अगर लागत बढ़ेगी तो नेचुरली प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे एंड वाइस वर्सा। तो हमने देखा, we can see that yes, money supply affects prices. Increase in money supply leads to increase in prices. Yes, but it is not direct. It is indirect and it is through rate of interest. And lastly, one last point. This theory, quantity theory of money,
fails to explain and fails to integrate theory of value and theory of money. What is theory of value and what is theory of money? Theory of value is theory of relative prices, सापेक्ष कीमतों का सिद्धांत। यानी सेब महंगा है लेकिन केला सस्ता है, तो क्यों? इनकी कीमतों में फर्क क्यों है? Well, this depends upon the demand and supply of goods and services. अगर सेब की मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है, तो वो महंगा है, right? This is theory of value. And theory of money is the theory of absolute prices, निरपेक्ष कीमत का सिद्धांत। जैसे जैसे now this depends upon demand for and supply of money. मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो फिर कीमतें बढ़ जाएंगी, सारी कीमतें बढ़ जाएंगी। मुद्रा की पूर्ति कम होगी तो कीमतें कम हो जाएंगी। So look, Fisher equation is explaining just this theory, right? Fisher equation is explaining just theory of money. They are unable to integrate these two theories, theory of value and theory of money. सापेक्ष और निरपेक्ष कीमतों के सिद्धांत को वो एक नहीं कर पाए। So this is all about Fisher equation, transaction approach. Thank you so much. See you soon.